हेलो गाइस। जैसे कि हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि नई नई इन्वेंशंस रोज़ हो रही हैं, वैसे ही अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की, तो उनके अंदर नई नई इन्वेंशंस के कारण वो ह्यूमंस की जगह लेते जा रहे हैं। नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के अंदर भी आपको रोबोट काम करते दिखेंगे, और हमारे डेली लाइफस्टाइल के अंदर हमारे अप्लायंसेस को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस रोबोट चेंज कर रहे हैं। और अब ज़्यादा दिन हम दूर नहीं हैं कि जब हमारी जो पेमेंट करने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था, हाल में नोटिस करेंगे कि पहले सब कैश ज़्यादा कैरी करते थे। फिर जैसे ही बैंक ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करे तो उनकी भी नीड थोड़ी कम हुई। फिर मार्केट में वॉलेट्स आए जिन्होंने उनकी नीड और कम कर दी। अब वैसे ही सबसे ज़्यादा फेमस एक चीज़ आ चुकी है जिनका अपना एक खुद मार्केट है, जैसे कि स्टॉक मार्केट है। जी हाँ, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये सारी नई जनरेशन तो जानती ही है, लेकिन हम उसके हर एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और उसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और सक्सेस करने में किसका हाथ था। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, जो भी पर्सन पेमेंट करेगा और जो भी रिसीव करेगा, दोनों के दोनों अनोनिमस होते हैं। सेकंड, अगर किसी भी टाइम और वर्ल्ड के आप किसी भी कोने में हो तो जब भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। नंबर 3, इसके ऊपर बैंक का कोई भी कंट्रोल नहीं होता और ना ही किसी गवर्नमेंट का। नंबर 4, और जैसे कि लास्ट पॉइंट में आपको पता चल गया है कि बैंक का कंट्रोल नहीं होता इस पर, तो बैंक के कोई भी हॉलीडे हो या स्ट्राइक हो तो उस पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 5, और अब उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि पहले आपने पॉजिटिव पॉइंट में जाना कि जो भी पर्सन पेमेंट करता है और रिसीव करता है वो दोनों के दोनों अनोनिमस रहते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों में ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की पेमेंट करी जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पॉजिटिव ही हो या राइट वे में करी जा रही हो। ज़्यादातर इस चीज़ का फ़ायदा टेररिस्ट उठाते हैं और वो अपने आर्म्स खरीदने में इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, क्रिप्टो करेंसी के आने के बाद सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स को थोड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें पेमेंट रिसीव जितनी भी करनी होती है उनका कोई भी डेटा नहीं होता। जब पहले कोई भी क्राइम होता था तो उसके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट मिल जाते थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। थर्ड, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का अगर कहीं इस्तेमाल फ़िलहाल हो रहा है तो वो डार्क वेब है, और डार्क वेब के ऊपर मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डार्क वेब अपने इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए फेमस हो, चाहे वो ड्रग्स हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या अदर कुछ भी हो। अब हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया है, लेकिन अब आपको ये तो पता चलना चाहिए कि बिटकॉइन अगर आते कहाँ से हैं। बिटकॉइन को बनाने का प्रोसेस मेनली होता है कि कॉम्पिटिटिव और डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होता है, जिसे कि हम माइनिंग बोलते हैं। अगर माइनिंग को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो कोई पर्सन अगर ऑनलाइन बैठकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको उसके रिवॉर्ड में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और जिनको वो इस्तेमाल करता है, और यही माइनिंग कहलाती है। अब इतने सारे पॉइंट्स की बात करने के बाद हम ये बात करते हैं कि बिटकॉइन ने इतनी ज़्यादा वैल्यू कैसे ग्रैब करी। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल इन द सेंस कि एक नॉर्मल कैश होगा, लाइक एक डॉलर है, रुपये है, कुछ भी है, तो एक टाइम के बाद वो काफ़ी फेड होने लगेगा और गंदा हो जाएगा, और फटने के बाद उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। सेकंड, पोर्टेबिलिटी। इसकी पोर्टेबिलिटी आई थिंक सबसे आसान है अभी तक, क्योंकि इसको आपको ले जाने के लिए सिर्फ आपको एक पासवर्ड याद करना है। इवन आपको किसी भी स्लिप पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आप उसे रिमेंबर कीजिए और अपना कैश आप कहीं भी लेकर जा सकते हो।
और वहीं अदर किसी केस में अगर आप कैश कैरी कर रहे हो और आप चाहे स्टेशन पर हो चाहे एयरपोर्ट पर, तो आपको वहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन आपको बतानी होगी कि कहाँ से इतना कैश आप लेकर जा रहे हो, लेकिन इसके अंदर ये नहीं है। और अगर इसके यूसेज की बात करें तो वर्ल्ड वाइड एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हर जगह आपको बिल्कुल सही मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसे काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज़ करा गया है। जिस पर्सन ने उसकी फाउंडेशन रखी उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। अब बात करें सतोशी नाकामोटो की, तो इस टाइम जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो डिक्रीज़ होने के बावजूद भी इंडियन रुपीज़ में करीबन 25 से 26 लाख है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सतोशी नाकामोटो को तो काफ़ी अमीर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इस पर्सन ने सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर एक मैसेज बिंग किया और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। इसके अलावा सतोशी नाकामोटो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, और इवन कोई ये भी नहीं बता सकता कि ये जो नाम सतोशी नाकामोटो है कि ये रियल भी है और नहीं भी। और अब कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 के अंदर आया और उसकी प्राइस कम से कम इस टाइम लगभग 25 से 26 लाख इंडिया के अंदर है। उसके बाद है इथेरियम। इथेरियम 2015 के अंदर आया, जिसकी प्राइस लगभग अभी 1,80,000 से 2 लाख के बीच है। फिर है बिनांस कॉइन, जो कि 2017 के अंदर आया और इसकी प्राइस करीबन इस टाइम 25 से 26,000 के बीच है। फिर आया बिटकॉइन कैश अगस्त 2017 में, जिसका प्राइस लगभग 45 से 46,000 के बीच है। और पोल्का डॉट का प्राइस करीबन 1500 से 1600 के बीच है फ़िलहाल। और अब मैं लास्ट में उस करेंसी की बात करने वाला हूँ जो कि नेक्स्ट बिटकॉइन बनने के रास्ते पर चलने वाली है। जी हाँ, मैं डॉजी कॉइन की बात करने वाला हूँ, जिसका प्राइस सिर्फ अभी इंडिया में 23 से 24 रुपये है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सारे के सारे लोग इसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ख़रीद रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़े एक पर्सन का हाथ है जिसने सबसे पहले बिटकॉइन को आसमान पर चढ़ाया, और उसके बाद अब वो इसे भी चढ़ाने में लगे हैं। और वो वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हैं जिनका नाम एलन मस्क है, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं। और इन फ्यूचर में हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।